हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी प्यारी सी क्लास में। मैं हूँ अनुज काम्बोज। आज हम कक्षा 9 और 10 के बदले हुए सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपका कक्षा 9 और 10 का सिलेबस बदल गया है और अब की बार इसमें कुछ सब्जेक्ट बढ़े हैं आपके। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके बढ़े हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि वो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अभी तक आपके जो कक्षा 9 और 10 में सब्जेक्ट थे वो 7 सब्जेक्ट थे, और उन 7 सब्जेक्ट में से 6 सब्जेक्ट आपके ऐसे थे जिसके पेपर में आपके मार्क्स जुड़ते थे, और एक सब्जेक्ट आपका ऐसा था कि जो अनिवार्य तो था लेकिन उसके जो मार्क्स थे वो आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ते थे। अब इसी प्रकार आपके अब 10 सब्जेक्ट हो जाएंगे। और मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि ये जो आपके 10 सब्जेक्ट होंगे ये आपके सत्र 2025 से 26 में होंगे। यानी कि आपका जो सत्र चलेगा 25 से 26 वाला, उस 25 से 26 वाले में प्रभावी हो गए आपके 10 सब्जेक्ट। ठीक है, और कौन सी कक्षा से होंगे? कक्षा 9 से। मतलब 2025-26 सत्र में जाकर कक्षा 9 में आपके 10 सब्जेक्ट हो जाएंगे, और 26-27 में आपके वही सब्जेक्ट फिर ऐसे ही चलते रहेंगे। 25-26 में आपको जो कक्षा 10 का बोर्ड परीक्षा होगी वो 7 सब्जेक्ट पर ही होगी, लेकिन कक्षा 9 पर आपके 10 सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। अब में 10 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं देखिए, मैंने बोर्ड पर लिखे हैं सभी सब्जेक्ट। आपका जो प्रथम सब्जेक्ट है वो है आपका हिंदी। ठीक है, यानी कि पहला सब्जेक्ट आपका हिंदी है। फिर आपका जो दूसरा सब्जेक्ट होगा आपका, या तो संस्कृत ले सकते हो या गुजराती ले सकते हो, उर्दू या पंजाबी, बांग्ला, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, पाली। मतलब आपके पास ये बहुत सारी भाषाएं हैं। तो आपको जो दूसरा सब्जेक्ट चूज करना होगा, आपके पास चॉइस होगी, वो इन सब्जेक्टों में से किसी एक की होगी। मतलब आपके पास इतने जो सब्जेक्ट दे रखे हैं इन सब्जेक्ट में से आप, मतलब इन भाषाओं में से आप कोई सी भी एक भाषा को चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप मान लिया उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप संस्कृत और उर्दू में से ले सकते हैं। मान लिया आप पंजाब में रहते हैं तो दूसरी भाषा आप पंजाबी ले सकते हैं। ठीक है, असम में रहते हैं तो असमी ले सकते हैं, उड़ीसा में रहते हैं तो उड़ीसा ले सकते हैं, उड़िया। ठीक है ना। तो इसी प्रकार आपकी द्वितीय जो सब्जेक्ट होगा, दूसरा सब्जेक्ट होगा, वो भी एक भाषा का सब्जेक्ट होगा। फिर तीसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं। अब तीसरा सब्जेक्ट में भी आपके पास गुजराती से लेकर गुजराती गुजराती से लेकर ये सभी सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, पाली। और साथ में आपके पास होंगे अरबी, फारसी और अंग्रेजी। ठीक है, तृतीय विषय में आपकी संस्कृत नहीं है। अब इसमें से भी आपको एक भाषा का चूज करना है। आपको एक भाषा जब आप ले लेंगे, छांट लेंगे, तो आपके पास जो पहले 3 विषय होंगे उनमें तीनों में आपको एक एक भाषा लेनी है। अब ये आपको ध्यान रखना कि आपको जो भाषा इसमें आपने चूज कर ली है वो आप इसमें नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने इसमें उर्दू भाषा को लिया है तो इसमें आप उर्दू को नहीं ले सकते, पंजाबी को ले लिया है तो इसमें पंजाबी आप नहीं ले सकते। मतलब एक इनमें से अगर एक भाषा आपने चूज कर ली तो इसमें आपको उस भाषा को बदलना पड़ेगा। जैसे अगर इसमें आपने संस्कृत दे दी
तो इसमें आपके पास अंग्रेजी हो जाएगी। ठीक है, अब हम चतुर्थ विषय की तरफ जाते हैं। आपका जो चतुर्थ विषय है वो है आपका गणित। ठीक है, यह आपका सभी के लिए अनिवार्य विषय है। ठीक है, फिर आपका जो पांचवा विषय है वो है विज्ञान, और विज्ञान भी आपका अनिवार्य विषय है। ठीक है, क्या है? अनिवार्य। इसी प्रकार आपके पास छठा विषय है, यह भी आपका अनिवार्य विषय है। मतलब आपका इसमें सिंगल सिंगल सब्जेक्ट है तो वो सबके लिए अनिवार्य होगा। फिर सातवां विषय देखते हैं। अब सातवें विषय में बिल्कुल इसी तरह है। सातवें विषय में आप गृह विज्ञान ले सकते हैं, मानव विज्ञान ले सकते हैं, वाणिज्य ले सकते हैं, एनसीसी ले सकते हैं, या कंप्यूटर ले सकते हैं, या कृषि ले सकते हैं, या पर्यावरण ले सकते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 सब्जेक्ट से आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम आठवें विषय की। आठवें विषय आपका कला क्षेत्र से संबंधित है, और कला क्षेत्र में आपके पास चित्रकला है, रंजन कला है, संगीत गायन है, संगीत वादन है। तो इन 4 विषय में से आप किसी भी एक विषय को ले सकते हैं आठवें विषय के तौर पर। फिर हम बात करते हैं 9वें विषय की। अब 9वां विषय नैतिक योग खेल एवं शारीरिक शिक्षा है। इसमें समाजोपयोगी सेवा भी सम्मिलित है। ठीक है, और ये आपका प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य विषय है। मतलब ये आपको लेना ही पड़ेगा। फिर बात करते हैं 10वां विषय। अब 10वां विषय है आपका व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित। किससे संबंधित? व्यावसायिक शिक्षा। और इसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट लिए गए हैं, और उन सभी सब्जेक्ट को मैंने लिखा है। अब इनमें से आप किसी भी एक सब्जेक्ट को ले सकते हैं। जैसे आपका पहला पाक शास्त्र है, बैंकिंग है, मधुमक्खी पालन है, पौधशाला, खाद्य संरक्षण, फल संरक्षण, फसल सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, आईटी, प्लम्बर, सोलर सिस्टम, मोबाइल रिपेयरिंग, टेक्सटाइल डिजाइन, टंकन, मुद्रण, रेडियो एवं टेलीविजन, बुनाई तकनीक, सिलाई, आपदा प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान, धुलाई रंगाई, अकाउंटेंसी एवं अंकेक्षण। तो इस प्रकार इन सभी विषयों में से आप किसी भी एक विषय का चूज कर सकते हैं, एक विषय को आप लिख सकते हैं। यानी कि इस आधार पर ये आपके 10 सब्जेक्ट है, और इन 10 सब्जेक्ट में से आपको एक एक सब्जेक्ट छांटना है। कुछ सब्जेक्ट आपके लिए अनिवार्य हो गए, जैसे ये सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, ये आपके लिए फिक्स है कि आपको लेनी है। हिंदी आपके लिए फिक्स हो गई। ठीक है, अब इनमें आपके पास चॉइस है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, तो ये तो थी आपके लिए सब्जेक्ट की बात, कि आपको जो कक्षा 9 में सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे उनमें से आप किस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आप कक्षा 10 में जाकर, कक्षा 9 में जाकर ले सकते हैं। अब उसके बाद ये बात करेंगे कि हमारे पास जो प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा। ठीक है, मतलब किस सब्जेक्ट के नंबर कैसे आएंगे, कितने कितने नंबर के इसमें प्रश्न होंगे और कैसे प्रश्न होंगे। तो बात करेंगे हम प्रश्न पत्र के प्रारूप के बारे में। ठीक है, अब यदि बात करूं मैं विषय के बारे में, तो अगर विषय के बारे में बात करो तो आपके जो 1 से 7 तक विषय है, 1 से 7 तक का मतलब यहां तक, इन विषयों में आपके जो पेपर होगा सैद्धांतिक, यानी कि जो सैद्धांतिक प्रकार से आपका पेपर लिया जाएगा, लिखित पेपर बोर्ड की ओर से, वो आपका 80 नंबर का होगा। ठीक है, और इसमें 20 नंबर का होगा आपका आंतरिक मूल्यांकन। इस प्रकार आपका ये 100 नंबर का कुल पेपर बन जाएगा। मतलब इस 100 नंबर के पेपर में आपको 80 नंबर का सैद्धांतिक पेपर होगा और 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन होगा। ये 80 नंबर का जो पेपर होगा आपका, वो आपको यूपी बोर्ड अपने आप लेगा। ठीक है, और ये जो 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन होगा, ये आपका
विद्यालय द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, विद्यालय स्तर पर इसकी परीक्षा होगी। मौखिक प्रोजेक्ट इस प्रकार से, ठीक है, मौखिक टेस्ट लिए जा सकते हैं, प्रोजेक्ट लिए जा सकते हैं। ठीक है ना आपके बात। चलिए, अब इस 80 नंबर के पेपर में आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कितने होंगे? 20। ठीक है, दक्षता आधारित जो प्रश्न होंगे वो 30 अंक के होंगे, और जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे वो भी 30 अंक के होंगे। मतलब आपके पास जो छोटे छोटे प्रश्न होंगे 1-1 और 2-2 नंबर के, वो भी 30 होंगे, और जो बड़े प्रश्न होंगे 4 या 6 नंबर के, वो भी आपके पास 30 अंक के होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार 20 नंबर बहुविकल्पीय से आएंगे, दक्षता आधारित से आएंगे 30, और वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे 30। तो टोटल कुल हो जाएगा आपके पास 80 नंबर का, और 20 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन। तो इस प्रकार आपका जो एग्जाम होगा किसी भी विषय का वो 100 नंबर का होगा। अब ये बात केवल हम 1 से 7 तक के बारे में ही कर रहे हैं, यानी कि 1 से 7 सब्जेक्ट तक के। उसके बाद आपके पास जो 8वां, 9वां और 10वां विषय है, इसके बारे में बात करते हैं। 8 से 10 तक, 8 से 10 तक जो विषय है आपके, उसमें जो सैद्धांतिक परीक्षा होगी, सैद्धांतिक परीक्षा में होंगे आपके 30 अंक। ठीक है, और आंतरिक मूल्यांकन होगा इसमें 70 अंक का। तो इसका पेपर भी आपका कितना होगा? 100 अंक का होगा। अब 100 अंक के पेपर में 30 अंक सैद्धांतिक और आंतरिक मूल्यांकन के होंगे 70। जैसे इसमें सैद्धांतिक के 80 है और आंतरिक मूल्यांकन के 20 है। अब इसमें 80 नंबर का पेपर आपकी जो सार्वजनिक परीक्षा परिषद है, यूपी बोर्ड है, वो लेगा। लेकिन इसमें आपके जो ये सैद्धांतिक परीक्षा है ये विद्यालय स्तर पर ही होगी, आपके स्कूल या कॉलेज में ही होगी। लेकिन जो आंतरिक मूल्यांकन होगा, ठीक है, क्या होगा? आंतरिक मूल्यांकन 70 नंबर का, वो आपका बाह्य परीक्षकों द्वारा लिया जाएगा। यानी कि इसका जो एग्जाम होगा, आंतरिक मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाएगा? बाह्य परीक्षकों द्वारा। ठीक है, तो आशा करता हूं इसमें आप समझ गए होंगे। अब यदि मैं थोड़ी सी बात यह करूं कि उसके बाद आपकी जो बोर्ड परीक्षा हो जाएगी, और बोर्ड परीक्षा का जो आपका रिजल्ट बनेगा, श्रेष्ठता सूची बनेगी, उस रिजल्ट आपका जो बनेगा वो सब्जेक्ट 1 से लेकर 7 तक के आधार पर होगा। मतलब इन 7 सब्जेक्ट के आधार पर नंबर आपके इसके भी लिखे होंगे, लेकिन इसके नंबर आपके रिजल्ट में ऐड नहीं होंगे। बस इनका पेपर आपके लिए अनिवार्य होगा। ठीक है, मतलब आपके जो सब्जेक्ट होंगे 1 से लेकर 7 तक, यहाँ तक केवल इनके नंबर पर ही आपकी श्रेष्ठता सूची बनेगी। उसके बाद यदि आप किसी पेपर में, आपके जो 10 पेपर है, अगर किसी पेपर में आप फेल हो जाते हैं या आपके नंबर कम आ जाते हैं, तो उसके लिए आपका किसी भी एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट आप परीक्षा को दे सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट परीक्षा में आपकी जो मुख्य परीक्षा, यानी कि आपने पहले दी है कौन सी परीक्षा? मुख्य परीक्षा। और दूसरी आपके पास है इम्प्रूवमेंट। अगर इसमें से जिसमें भी आपके ज़्यादा नंबर होंगे उसी के नंबर आपके रिजल्ट में ऐड हो जाएंगे। जैसे आपने इम्प्रूवमेंट परीक्षा दी और उसमें आपके जो मार्क्स है वो मुख्य परीक्षा से कम आ गए, तो आपके मुख्य परीक्षा के ही रहेंगे। ये नहीं है कि आपके इसमें कम आ गए तो आपके इसके कम रहेंगे। जिसमें भी आपके अधिक होंगे दोनों में से, उसके आपके मार्क्स रिजल्ट में जुड़ेंगे। तो ये आपकी जो आपका सिलेबस बदला है, बस ये समझ लीजिए कि आपका सिलेबस बदल ही गया है। अभी जो सत्र चल रहा है, अभी सत्र चल रहा है 2024 और 25। इस 2024 और 25 में आपके जो सब्जेक्ट है कक्षा 9 और 10 में वो 7 ही है। लेकिन जैसे ही आपका सत्र 25 और 26 शुरू होगा तो कक्षा 9 में आपको ये 10 सब्जेक्ट लेने होंगे। और इन 10 सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको
बहुत ही डिटेल्स में समझा दिया है कि किस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन सा भाषा या कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है। आपको पेपर के बारे में बता दिया है। अब इसमें से जैसे अगर मैं बात करूं, आपका जो 80 नंबर और 20 नंबर का पेपर है, इसमें से आपको जो मिनिमम मार्क्स चाहिए पास होने के लिए वो चाहिएंगे 7 मार्क्स, ठीक है। और इसमें से जो आपको मार्क्स चाहिएंगे वो कितने चाहिएंगे, 26, ठीक है। मिनिमम मार्क्स मतलब पास होने के लिए। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें से आपको मिनिमम चाहिएंगे 10 पास होने के लिए, और 70 23 मार्क्स। आशा करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यदि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो सभी बच्चों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहे और हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसी प्रकार आगे लाते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए सिर्फ बच्चे बनना स्वस्थ रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खुश रहे।